है भाई। हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज आपका ये सिविक्स का पहला नंबर चैप्टर समाप्त होने जा रहा है, समाप्त होने के कगार पे पहुंचा हुआ है। हम इस चैप्टर के अंतिम किनारे पे पहुंच गए हैं और आज वो किनारा भी समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी मंजिल तक पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारा पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो चुका है, समाप्त होने जा रहा है आज। तो आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी बच्चों का प्यारा प्यारा सा कमेंट हम जब पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए भाई, जल्दी जल्दी से आप सारे बच्चे लोग, फटाफट से आप सभी बच्चे लोग आज के इस क्लास में जुड़ जाइए, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से आज का ये पूरा क्लास चले। तो चलिए भाई, आज हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे? जय हिंद जय भारत, ठीक है ना? यानी कि आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम लोग जातिवाद के बारे में पढ़े थे, याद है ना? वो आज उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाएं, ठीक है? जो भी बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो टॉपर बैच में आप लोग जरूर जुड़ जाएं और एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करिए और 2027 में आपका जो सपना है टॉपर बनने का, अच्छा नंबर लाने का, उसको जरूर पूरा करिए, ठीक है? तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक हम क्या पढ़ाए थे? जातिवाद। याद होगा आप लोगों को, सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग जातिवाद पढ़े थे। जातिवाद यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव करना ही जातिवाद कहलाता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और हमारे समाज में जात पात एक बहुत बड़ा मैटर है। हमारे समाज में जात पात एक बहुत बड़ा भेदभाव का कारण है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अगर प्यारे बच्चे हम बात करें राजनीति का, भारतीय राजनीति का, तो भारतीय राजनीति के बारे में आज थोड़ा सा पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि अगर हम भारतीय राजनीति के बारे में बात करें, भारतीय राजनीति, अगर हम भारतीय राजनीति में जातिवाद के बारे में बात करें कि भाई भारतीय राजनीति में जातिवाद क्या महत्व रखता है, क्या मायने रखता है, तो भारतीय राजनीति में जातिवाद जो है ना, बहुत बड़ा मायने रखता है। 1970 के दशक से पहले अगर हम अपने देश की बात करें तो ध्यान रखना बाबू, 1970 के दशक से पहले, 1970 के दशक से पहले, ठीक है, 1970 के दशक से पहले भारतीय लोकतंत्र पर पूर्णतः स्वर्ण जातियों का वर्चस्व था। अब देखो बाबू, स्वर्ण जाति, हमारा समाज जो है वो दो जातियों में बटा हुआ है, ठीक है ना? अगर हम आपको अपने समाज के बारे में बता दें तो हमारा जो समाज है, हमारा जो समाज है ये दो जातियों में बटा हुआ है। एक तो होता है अगड़ी जाति और दूसरा होता है पिछड़ी जाति। ध्यान रखिएगा। तो एक हो गया अगड़ी और दूसरा होता है बाबू पिछड़ी, ठीक है ना? एक अगड़ी जाति और दूसरा होता है पिछड़ी जाति। अगड़ी जाति को ही हम लोग स्वर्ण जाति भी कहते हैं। अगड़ी जाति जो है इसी को हम लोग कहते हैं स्वर्ण जाति। जैसे समाज में आप लोग जानते होंगे ना, समाज में आप लोग जानते होंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, हिंदी में उसी को कहते हैं अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति। हमारे समाज में जातियों को दो वर्गों में बांटा गया।
जो निम्न जाति के हैं उनको पिछड़ी जाति कहा गया, जिसको दलित, महादलित कहा जाता है, अंग्रेजी में हम SC ST कहते हैं। उसके अलावा कुछ अगड़ी जाति भी है, अगड़ी जाति जिसको कि हम लोग जनरल कैटेगरी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो हमारा समाज दो जातियों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है, अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति। तो अगर हम 1970 के दशक से पहले की बात करें तो लोकतंत्र पर पूर्णतः अगड़ी जाति यानी स्वर्ण जातियों का वर्चस्व था, ठीक है ना। 1970 के दशक से पहले भारतीय लोकतंत्र में अगड़ी जातियों का वर्चस्व था, अगड़ी जातियों का वर्चस्व था, याद रखिएगा, ठीक है ना, अगड़ी जातियों का वर्चस्व था। 1970 के दशक से पहले 1970 के दशक से पहले भारतीय लोकतंत्र में किसका वर्चस्व था? अगड़ी जातियों का वर्चस्व था। लेकिन 1970 के दशक के बाद, याद करिए आप, जब लालू प्रसाद यादव का राज्य आया था हमारे बिहार में, तो निम्न जातियों को जगह दिया गया था। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पहले पिछड़ी जातियों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, ठीक है ना। जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनके साथ तो बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। ऐसा कहा जाता है कि जब अगड़ी जाति के लोग खटिया पर बैठ जाते थे तो पिछड़ी जाति के लोग उनके सामने खटिया पर नहीं बैठते थे। पिछड़ी जाति के लोग अगड़ी जाति के सामने खटिया पर नहीं बैठते थे, नीचे जमीन पर बैठते थे। यानी कि निम्न जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को इतना नीचा दिखाया जाता था। लेकिन 1970 के दशक के बाद जो पिछड़ी जातियां थी उनमें भी राजनीतिक चेतना आया और वो धीरे 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 समाज के मुख्य धारा में आए, ठीक है ना। 70 और 90 के बीच में, यानी कि 1970 से 1990 के बीच में सत्ता का संघर्ष बहुत जबरदस्त रूप से अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियों के बीच में चला, ठीक है ना। 1970 से 1990 के बीच में अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियों के बीच में ना बहुत सत्ता संघर्ष चला। अगड़ी जाति कहते थे कि भाई हम सत्ता में आएंगे, पिछड़ी जाति कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे फिर धीरे 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 अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियों के बीच में संघर्ष होते रहा। लेकिन 1990 के दशक के बाद 1990 के दशक के बाद लोकतंत्र पर पिछड़ी जातियों का वर्चस्व कायम हो गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं। 1990 के दशक के बाद 1990 के दशक के बाद सत्ता में पिछड़ी जातियों का वर्चस्व कायम हो गया। सत्ता में पिछड़ी जातियों का वर्चस्व कायम हो गया। पिछड़ी जातियों का वर्चस्व कायम हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार में ना मुख्य रूप से पिछड़ी जातियों को आगे लाने का जो काम किया गया है वो मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव के राज्य में किया गया है, ठीक है ना। भले लोग आज किसी भी चीज के लिए, किसी खास चीज के लिए लालू प्रसाद यादव को कुछ लोग खराब माने, कुछ लोग अच्छा माने। हम अच्छा और खराब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 1970 से 90 के दशक के बीच में पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद यादव किए। यानी कि समाज की लड़ाई में अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियों में पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद यादव किए। उसके बाद तो फिर आप लगातार देख ही रहे हैं कि पिछड़ी जातियों को आगे करने के लिए कैसे संविधान में संशोधन करके आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि आरक्षण तो उस समय भी बना था जिस समय हमारा देश में संविधान लागू हो रहा था। जब संविधान लिखाया था तो उस समय यह बात बोला गया था कि भाई जब तक जरूरत हो तब तक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। लेकिन आज हमारे देश में आरक्षण जो है वो सबसे बड़ा गले का हड्डी बन करके रह गया है, गले का फांस बन करके रह गया है। आरक्षण के कारण कहीं ना कहीं आज हमारा देश पीछे जा रहा है। आरक्षण सही चीज है, लेकिन
अब अगर देखा जाए भारत के लिए तो हमें लगता है कि सही चीज नहीं है, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि आरक्षण के कारण होता क्या है, जो कम नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाता है, जो ज्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो आरक्षण के कारण ये सब चीजें देखने के लिए मिलता है। अब एक नॉर्मल बात आप बताओ, एक स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी का है और एक स्टूडेंट एसटी कैटेगरी का है, यानी कि ये अगड़ी जाति का है, ये पिछड़ी जाति का है। अगर मान लिया जाए कि कोई डॉक्टर का एग्जाम हुआ और डॉक्टरी के एग्जाम में अगर जनरल कैटेगरी वालों को 90 नंबर लाना होगा तब जाकर के उसका सिलेक्शन होगा, और एसटी कैटेगरी वालों को 50 नंबर में ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप सोचिए, डॉक्टरी का एग्जाम है, जो जितना ज्यादा नंबर लाएगा वो उतना बढ़िया डॉक्टर बनेगा। जनरल कैटेगरी वाले 90 नंबर ला रहे हैं तब उनका सिलेक्शन हो रहा है, एसटी कैटेगरी वाले 50 नंबर पर ही सिलेक्ट हो जा रहे हैं। अब बताइए दोनों में ज्यादा बढ़िया डॉक्टर कौन बनेगा? ज्यादा बढ़िया डॉक्टर कौन बनेगा? जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, क्योंकि भाई इनका 90 नंबर है। लेकिन जिनका 80 नंबर है उनको तो नहीं लिया गया, जिनका 70 नंबर है उनको तो नहीं लिया गया क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के थे। लेकिन 50 नंबर वाले को ले लिया गया क्योंकि वो एसटी कैटेगरी के थे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आरक्षण का दुष्परिणाम भी है। हाँ, आरक्षण का कुछ फायदा है कि भाई पिछड़ी जातियों को सपोर्ट मिलता है, पिछड़ी जातियां आगे बढ़ती है, लेकिन आरक्षण का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि हमारे देश में आज किसी भी पद पर बैठे हुए लोग सही टैलेंटेड नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप भारत के अलावा किसी भी दुनिया के देश में चले जाइए जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर आरक्षण जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज चाइना इतना तरक्की कर रहा है, क्या चाइना में आरक्षण है, रिजर्वेशन है? नहीं है। आज अमेरिका, जापान, ये सब देश इतना तरक्की कर रहा है, क्या वहां आरक्षण व्यवस्था लागू है? नहीं लागू है। आज दुनिया के हर एक देश में लोगों को उसकी योग्यता देख करके नौकरी पे रखा जाता है, उसके अंदर क्या टैलेंट है ये देख करके नौकरी पे रखा जाता है। लेकिन दुनिया का इकलौता देश भारत है जहां पर जाति देख करके नौकरी पे रखा जाता है कि आप किस जाति के हैं और उस जाति के अनुसार आपका नंबर क्या है, ये सोच करके रखा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ बाबू, समझ में आया? तो याद रखिएगा, हमारे लोकतंत्र में 1970 के दशक से पहले जो अगड़ी जाति थे, यानी कि जो सवर्ण जाति के थे, उनका वर्चस्व था भारतीय राजनीति पर। लेकिन 1970 के बाद, 1990 के बाद, 1970 से 90 तक तो खूब संघर्ष चला, अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों में लेकर के बहुत संघर्ष चला, और अंततः पिछड़ी जातियों का जीत हुआ और 1990 के दशक के बाद सत्ता पर पिछड़ी जातियों का वर्चस्व हो गया। ठीक है ना, इस बात को आप लोग भली भांति ध्यान रखिएगा। तो अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय सत्ता पर पिछड़ी जातियों का ही वर्चस्व है, अगड़ी जातियों का वर्चस्व नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम आपसे अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि क्या भारत में चुनाव केवल जाति के आधार पर तय हो सकता है? अब आप हमसे इसका यस और नो में जवाब बताइए। क्या सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनाव हो सकता है? भारत में चुनावी नतीजे केवल जाति के आधार पर तय हो सकता है? यस और नो आप लोग हमें बताइए। क्या भारत के चुनावी नतीजे केवल जाति के आधार पर तय हो सकता है? आज सभी नेता इतना जाति 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 चिल्लाते हैं, खूब जात पात करते हैं, तो हम आपसे पूछते हैं क्या जाति के आधार पर भारत का चुनाव संभव है? इसका जवाब बिल्कुल है नहीं। कुछ बच्चे यस सर लिख रहे हैं, कुछ नो सर लिख रहे हैं। इसका जवाब बिल्कुल नहीं। सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, सिर्फ जाति के आधार पर कैसे होगा? अब एक विधानसभा क्षेत्र है, अच्छा ये बताओ, कहीं पर अगर कोई विधायक का कैंडिडेट, कहीं पर कोई विधायक का कैंडिडेट खड़ा हुआ, विधायक खड़ा हुआ, ठीक है ना, चुनाव में, तो क्या जो कैंडिडेट खड़ा होता है क्या सिर्फ उसी जाति के लोग उसको वोट देते हैं? क्या दूसरी जाति वाले वोट नहीं देते हैं? बताओ बाबू, अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ उसी जाति के लोग वोट देते हैं अपने कैंडिडेट को? जो कैंडिडेट खड़ा है क्या सिर्फ उसी जाति के कैंडिडेट उनको वोट करते हैं? नहीं ना, दूसरी जाति के भी करते हैं। यानी कि चुनावी नतीजे केवल जात पात के आधार पर नहीं देखा जाता है। ठीक है ना,
ध्यान रखिएगा, कई सारे मतदाता यानी कि कई सारे वोट देने वाले जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो जाति के आधार पर वोट नहीं करते हैं। जो पढ़े लिखे मतदाता हैं वो वह योग्यता के आधार पर वोट करते हैं। ठीक है ना, कौन नेता कितना बढ़िया है, कौन नेता कितना खराब है, ये देख करके वोट करते हैं, ना कि ये देख करके वोट करते हैं कि भैया जो खड़ा हुआ है वो किस जाति का है, फल्ला बाबू जो विधायक में खड़ा हुए हैं वो किस जाति के हैं। जाति के आधार पर वोट वही करते हैं जो अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जो पढ़े लिखे हो करके भी अशिक्षित है। क्योंकि कभी भी जाति के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए, योग्यता के आधार पर वोट करनी चाहिए। ठीक है ना, पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, जो विकास करे उसको वोट करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है बाबू? तो इसलिए जब आप लोग 18 वर्ष के होइएगा, जब आप लोगों का उम्र वोट देने का होगा, तो आप लोग जाति देख करके वोट करिएगा कि योग्यता देख करके? बताओ बाबू, जाति देख करके वोट करेंगे कि योग्यता? अगर हम एक नंबर में लिखे जाति और दूसरा नंबर में लिखे योग्यता, दूसरा नंबर में लिखे योग्यता, अब आप लोग बताओ, एक नंबर देख के वोट करोगे कि 2 नंबर देख करके वोट करोगे? आप लोग क्या देख करके वोट करिएगा, जाति देख करके कि योग्यता देख करके? अगर जो जाति देख करके वोट कर रहे हैं तो फिर पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं, फिर तो हमारा देश पीछे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। जाति देखते रहो, ठीक है ना। अगर योग्यता देख करके वोट करेंगे तो फिर हमारा देश बहुत आगे तरक्की करेगा। चाहे कोई कैंडिडेट हो, हमारी जाति का हो, हमारी जाति का नहीं हो, उसकी अगर योग्यता सही है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चीजों को समझने वाला व्यक्ति है, तो हम वोट योग्य व्यक्ति को ही करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि भारत में चुनावी नतीजे केवल जाति के आधार पर तय नहीं होता है। ठीक है ना, भारत में चुनावी नतीजे केवल जाति के आधार पर तय नहीं होता है। परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है बाबू, आपको हम दिखाते हैं वो सवाल जो परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है ना, परीक्षा में सवाल आया था, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन आया था कि क्या भारत में चुनावी नतीजे केवल जाति के आधार पर तय हो सकते हैं? जवाब होगा, भारत में चुनावी नतीजे केवल जाति के आधार पर तय नहीं हो सकते हैं। इसके निम्नलिखित कारण है। लिखेंगे पहला, भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी जाति को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। चाहे भारत के किसी निर्वाचन क्षेत्र में चले जाइए, किसी जाति को भी पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर हम अपने विधानसभा का बात करें, आप अपने विधानसभा का बात करें, तो एक ही जाति के लोग नहीं रहते हैं, कई जाति के लोग वहां पर रहते हैं। ठीक है ना, अतः अकेले कोई एक जाति किसी उम्मीदवार को चुनाव नहीं जिता सकता है। एक विधानसभा क्षेत्र में कोई एक जाति चाहेगा तो अपने कैंडिडेट को जिता देगा, बाकी जाति वाला वोट नहीं देगा, तो नहीं हो सकता है। इसलिए चुनावी नतीजे जाति के आधार पर तय नहीं होता है। दूसरा, देश का हर मतदाता सिर्फ जाति के आधार पर ही मतदान करता हो, ऐसी बात नहीं है। यानी कि देश का जो वोट देने वाला व्यक्ति है वह सभी के सभी व्यक्ति जाति के देख करके वोट नहीं करता है लोग। ठीक है ना, सभी व्यक्ति जाति देख करके वोट नहीं करता है। अधिकांश मतदाता जाति के अलावा राजनीतिक दल और उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर भी वोट करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जाति की, वो कैंडिडेट यानी कि जो खड़े हैं उनका जाति न देख करके, उनका योग्यता देख करके भी वोट करते हैं। इसलिए चुनावी नतीजे केवल जाति के आधार पर तय नहीं हो सकते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना बाबू, याद रहेगा? यहां तक मामला समझ में आया? जल्दी से बताओ यस और नो। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से डबल सी लिख दीजिए। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो हम बच्चों से कहेंगे कि आप लोग एक बार जल्दी से डबल सी लिख दीजिए। और कहते हैं प्यारे बच्चों कि लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। अरे ठोकरे कहती है तो मारा जाएगा, ठोकरे कहती है तो मारा जाएगा, पर प्रिंस सर कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों चिंता करने की बात नहीं है। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहती है कि देख लेंगे। ठीक है ना, तो भाई चिंता करने की बात नहीं है, हौसला बस बुलंद रखिए, सब संभव है। ठीक है ना, ध्यान रखना बाबू। आइए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। अगला हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। अब इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर ये टॉपिक है क्या।
प्यारे बच्चों, अक्सर आप लोग कहते सुने होंगे कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अक्सर आप लोग ये बात कहते हुए सुने होंगे कि हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि नहीं है? धर्मनिरपेक्ष मतलब होता क्या है? धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है किसी भी देश या किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना। जैसे भारत, तो भारत का कोई अपना धर्म है? नहीं है। भारत का कोई अपना धर्म है? नहीं है। भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। तो याद रखिएगा, जहां पर हर एक धर्म के लोग रहते हैं, जहां पर हर एक धर्म के लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो धर्मनिरपेक्ष देश का क्या मतलब हुआ? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? परीक्षा में सवाल आता है कई बार, पहले भी 2-3 बार सवाल ये पूछा जा चुका है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बाबू परीक्षा में, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आएगा कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों, जरा आप हमें इस बात को समझाओ। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। लिखेंगे हम लोग धर्मनिरपेक्ष का धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी भी देश, धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी भी देश या राज्य का, किसी भी देश या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। अपना कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, अपना कोई धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई धर्म नहीं होना, क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। ठीक है ना? लिखेंगे कि जहां या फिर ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखते हैं, जहां अलग अलग धर्म के लोग, जहां अलग अलग धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते हों, जहां अलग अलग धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते हों, जहां अलग अलग धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं एवं अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हों, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हों, तो उसे ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो उसे ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो उसे ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। लिखेंगे भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। याद रखिएगा, भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत में भी अलग अलग धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो हमारा भारत भी क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। याद रहेगा बाबू, याद हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब हुआ, समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे? है क्योंकि हमारे संविधान में, जो भारतीय संविधान है, उसमें किसी भी धर्म को राष्ट्रीय या राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। ठीक है ना? चूंकि संविधान में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यानी कि हमारे देश में कोई खास धर्म नहीं है। यहां हर एक धर्म के लोग रहते हैं।
ठीक है ना। और जहां हर एक धर्म के लोग रहते हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो उसे ही धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं बताया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात याद ध्यान रखिएगा। चलो भाई, तो धर्मनिरपेक्ष मतलब समझ गए ना। और भारत धर्मनिरपेक्ष देश कैसे है? क्योंकि भारत का कोई अपना राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं है, और भारत में प्रत्येक धर्म के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे, या फिर किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता हो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है? खूब बढ़िया से लिखेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत के संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। और दूसरा, भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने तथा शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। यह भी याद रखिएगा, यानी कि भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने तथा शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार है। यानी कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, अगर भारत में रह रहे हैं तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और कोई भी धर्म के लोग किसी दूसरी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताओ बाबू, धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया? धर्मनिरपेक्षता का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ना? इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता का मतलब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब आप लोगों को आगे हम एक टॉपिक बताते हैं जिसका नाम है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, ध्यान से सुनिएगा, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। सांप्रदायिकता है क्या? सांप्रदायिकता है क्या? देखो बाबू, सांप्रदायिकता क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अपने देश के लिए अपने देश को नीचा नहीं दिखाने देंगे, हमारा देश ही सर्वोपरि है, हम अपने देश के आगे किसी को नहीं पूछते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा बोले और अपने देश के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने जान तक का बलिदान कर दे, अपने धर्म को दूसरे के धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मूल शब्दों में अगर हम कहें कि अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई दो व्यक्ति है, एक है हिंदू और एक है मुसलमान।
हिंदू कह रहा है कि हमारा धर्म ऊपर है, मुसलमान कह रहा है कि हमारा धर्म ऊपर है। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया, दोनों लड़ गया, झगड़ गया। इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है ना, कि भाई अपने धर्म को हमेशा ऊपर दिखाना है। तो याद रखिएगा, अपने धर्म को ऊपर दिखाना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो सांप्रदायिकता हम लोग लिखेंगे कि सांप्रदायिकता लिखेंगे यह एक ऐसी मनोभावना है, लिखेंगे यह एक ऐसी मनोभावना है, मनोभावना है। लिखेंगे यह एक ऐसी मनोभावना है जिसमें, यह एक ऐसी मनोभावना है जिसमें अपने धर्म को, किसी दूसरे धर्म से, अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से, अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊपर दिखाया जाता है, किसी दूसरे धर्म से ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। लिखेंगे यह एक ऐसी मनोभावना है जिसमें अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊपर दिखाया जाता है। इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होता है ना कि धर्म के नाम पर कुछ लोग आपस में लड़ गए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। लिखेंगे साथ ही साथ यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा अवगुण है। यह लोकतंत्र के लिए अवगुण है। ठीक है ना, यह लोकतंत्र के लिए क्या है? अवगुण है। यानी कि हमारे लोकतंत्र में सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। समझ में आ गया बाबू? अपने धर्म को दूसरे के धर्म से ऊपर दिखाना ही क्या कहलाता है? हाँ, ध्यान रखिएगा। एक बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, आज बस नाम के लिए ही SC ST आरक्षण है, पूरे भारत में हमें अभी भी दबाने की कोशिश किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो अभी भी हम लोगों को नीच दृष्टि से सब देखते। एकदम बिल्कुल सही बात है। भीमराव अंबेडकर बहुत हद तक पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने का काम किए हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भीमराव अंबेडकर हमारे देश के वो व्यक्ति हैं जो समाज के हर एक वर्ग को बराबर देखना चाहते थे, समाज के हर एक वर्ग को बराबर नजरिए से देखते भी थे। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकता आप लोग समझ गए। ठीक है ना, अपने धर्म को दूसरे के धर्म से ऊपर दिखाना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। समझ में आ गया? हाँ, चलो बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया है? अच्छा, इसके साथ साथ ना एक बहुसंख्यकवाद भी आप लोगों को समझा देते हैं। हालांकि वो चीज तो आप लोग जब हम सत्ता में साझेदारी समझा रहे थे तो उसी समय आप लोग समझ भी गए थे कि बहुसंख्यकवाद होता क्या है। बहुसंख्यकवाद जैसे आप लोग देखिए, श्रीलंका में कौन से भाषी लोगों का, कौन से भाषा बोलने वाले लोगों का संख्या अधिक था? सिंहली भाषी। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संख्या ज्यादा था, इसलिए सिंहली भाषी लोग सत्ता में अपनी मनमानी करते थे, शासन में अपनी मनमानी करते थे, शासन में अपने तरफ निर्णय को मोड़ लेते थे। और जो अल्पसंख्यक थे बेचारे तमिल भाषी लोग, उनके हितों की रक्षा नहीं होती थी, उनके बारे में नहीं सोचते थे। तो ध्यान रखिएगा, बहुसंख्यकवाद उसे ही कहते हैं जब किसी देश या समाज में बहुसंख्यक ये समुदाय, यानी कि जिस समुदाय की संख्या ज्यादा हो, वो अपने संख्या के बल पर अगर शासन और निर्णयों पर अधिक प्रभाव स्थापित कर लेता हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा।
बहुसंख्यकवाद हम उसे भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सांप्रदायिकता और बहुसंख्यकवाद, ये दोनों बातें ना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है बाबू। बहुसंख्यकवाद और सांप्रदायिकता, ये दोनों बात आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बोलो बाबू, याद रहेगा? हाँ, बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बहुसंख्यकवाद, आइए हम लिख के आपको समझा देते हैं। बहुसंख्यकवाद है क्या? बहुसंख्यकवाद, तो ये बहुसंख्यकवाद है क्या? ये बहुसंख्यकवाद क्या है? आइए आपको एकदम बेजोड़ तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से समझाते हैं। बहुसंख्यकवाद वह स्थिति है जब किसी देश या समाज में, ऐसे लिखेंगे, बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद वह स्थिति है, बहुसंख्यकवाद वह स्थिति है जिसमें, बहुसंख्यकवाद वह स्थिति है जिसमें कोई देश या, बहुसंख्यकवाद वह स्थिति है जिसमें कोई देश या समुदाय अपने संख्या के बल पर, अपने, चूंकि उसकी संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक मतलब क्या हो गया? जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो कोई देश या कोई समुदाय, ठीक है ना, या फिर कोई समाज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अपने संख्या के बल पर, जिसमें कोई देश या समुदाय अपने संख्या के बल पर, संख्या के बल पर शासन एवं निर्णयों को, शासन एवं निर्णयों को, शासन एवं निर्णयों को अपनी ओर, शासन एवं निर्णयों को अपनी ओर प्रभावित करता हो, अपनी ओर प्रभावित, जैसे किसी का संख्या ज्यादा है तो शासन और निर्णयों को क्या करता है? अपने प्रभाव से अपनी ओर स्थापित करता है, ठीक है ना, अपनी ओर अपने निर्णयों को अपने प्रभाव से अपनी ओर, ऐसे लिख सकते हैं, शासन एवं निर्णयों को, शासन एवं निर्णयों पर अधिक प्रभाव स्थापित कर लेता हो, ऐसे कर सकते, शासन एवं निर्णयों पर अधिक प्रभाव स्थापित कर लेता हो, अधिक प्रभाव स्थापित कर लेता हो, अधिक प्रभाव स्थापित कर लेता हो, जिससे अल्पसंख्यक में, यानी कि जिसकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की उपेक्षा हो तो उसे ही बहुसंख्यकवाद कहते हैं। उसे ही बहुसंख्यकवाद कहते हैं, उसे ही बहुसंख्यकवाद कहते हैं। यानी कि समाज में जिसकी संख्या अधिक हो, अगर वो अपनी तरफ किसी भी निर्णय को मोड़ ले अपनी प्रभाव से, तो उसे ही बहुसंख्यकवाद कहते हैं। सीधे शॉर्टकट अंदाज में आप ऐसे समझिए, जिसकी संख्या ज्यादा हो, उसका दबदबा होता है, उसे ही बहुसंख्यकवाद कहते हैं, ठीक है ना। जिसकी संख्या ज्यादा हो, उसका अगर दबदबा हो किसी भी चीज पर, तो उसको बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जैसे किसी गांव में किसी एक जाति का संख्या ज्यादा हो, अगर उस गांव में कुछ भी सरकारी काम हो तो भाई वो अपनी तरफ काम को कर ले कि नहीं, पहले हमारे टोला में लगना चाहिए। काहे वो अपनी तरफ कर ले रहा है? क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। तो बस इसी को क्या कहते हैं? बहुसंख्यकवाद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुसंख्यकवाद कहते हैं, याद रखिएगा। समझ में आया बाबू? जल्दी से बताओ, यस और नो, फटाफट से बताइए, यस और नो, हाँ चाहे ना।
ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, तो आप लोगों को हम अभी तक क्या क्या समझा दिए? हम आप लोगों को सांप्रदायिकता समझा दिए, जहां पर कि एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर दिखाना सांप्रदायिकता कहलाता है। बहुसंख्यकवाद समझा दिए कि जहां पर जिसकी संख्या अधिक हो, अगर उनका वर्चस्व रहे तो उसे हम लोग बहुसंख्यकवाद कहते हैं। सीधा सवाल। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है लिंग आधारित भेदभाव। समाज में प्यारे बच्चे आप लोग जानते होंगे कि लैंगिक विभेद भी बहुत ज्यादा है। अभी तक हम लोग जाति के आधार पर भेदभाव देख रहे थे, धर्म के आधार पर भेदभाव देख रहे थे, भाषा के आधार पर भेदभाव देख रहे थे और सारे टॉपिक पढ़े भी हम लोग। अब हम लोग देखेंगे लैंगिक विभेद। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये क्या है? लैंगिक विभेद, और ये सबसे लास्ट टॉपिक है अब, ठीक है ना? इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है लैंगिक विभेद। अच्छा, ये लैंगिक विभेद क्या है? अब हम बात करते हैं कि लैंगिक विभेद क्या है। देखो बाबू, हमारे समाज में जाति के आधार पर तो भेदभाव होता ही है, धर्म के आधार पर तो भेदभाव होता ही है, साथ ही साथ लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव होता है कि नहीं होता है? महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है ना? हमारे समाज में लड़कियों को कम वैल्यू दिया जाता है लड़कों की अपेक्षा। हमारे समाज में लड़कों को आगे खूब पढ़ाया लिखाया जाता है, जबकि लड़कियों का जल्दी शादी कर दिया जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी ज्यादा भेदभाव होता है, चाहे वो खान पान में हो, चाहे वो शिक्षा संस्थान में हो, चाहे वो पालन पोषण में हो, चाहे वो पहनावा ओढ़ावा में हो। आप लोग इस बात को देखे होंगे। अच्छा ये बताओ, हिंदी में तो आप लोग 20 के दांत चैप्टर पढ़े हैं, हिंदी में तो 20 के दांत वाला चैप्टर पढ़े। उसमें आपको क्या बताए? सेन साहब की 5 बेटियां थी और सेन साहब का एक बेटा खोखा को खूब मन बढ़ा करके रखा गया, जबकि 5 बेटियों को कठपुतली बना करके रखा गया। तो भाई सेन साहब की बेटों और बेटियों में भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? वही होता है हमारे समाज में ना, लड़कों और लड़कियों के बीच में, महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है उसे ही हम लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहते हैं। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। तो लैंगिक विभेद किसे कहते हैं? लिखेंगे हम लोग इसका जवाब कि लिंग के आधार पर, हमारे समाज में ऐसे लिखेंगे कि लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच जो भेदभाव किया जाता है, लिखेंगे हमारे समाज में लिंग के आधार पर हमारे समाज में लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच महिला और पुरुष के बीच हमारे समाज में लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच किया जाने वाला भेदभाव, किया जाने वाला भेदभाव ही लैंगिक विभेद कहलाता है। लैंगिक विभेद कहलाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे समाज में लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है, जो आज भारत सहित पूरे विश्व में ये विद्यमान है। लैंगिक असमानता सिर्फ भारत में ही नहीं है, लिखेंगे लैंगिक असमानता भारत के साथ साथ पूरे विश्व में विद्यमान है। लैंगिक असमानता भारत के साथ साथ पूरे विश्व में क्या है? विद्यमान है। याद रखिएगा, लैंगिक असमानता जो है वह भारत के साथ साथ पूरे विश्व में विद्यमान है। ठीक है ना? और लैंगिक असमानता जैसे हम बात करते हैं, जैसे खान पान में भी भाई भेदभाव होता है, शिक्षा संस्थान जहां पर कि लड़कों को तो खूब पढ़ाया जाता है लेकिन लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। पालन पोषण इत्यादि कई तरह से भेदभाव किया जाता है लड़कियों के साथ।
ठीक है ना, लड़कियों के साथ कई तरह से भेदभाव किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लैंगिक विभेद कहते हैं। ठीक है बाबू, कई तरह से भेदभाव होता है जिसे हम लैंगिक विभेद कहते हैं। अच्छा, लैंगिक विभेद के कारण ही आप लोग देखते हैं कि भ्रूण हत्या होता है। लैंगिक विभेद के कारण ही लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है। अब तो खैर कम होता है, सरकार इस पर कड़े कानून ला दी है, लेकिन पहले क्या होता था कि गर्भ में ही शिशु लिंग का जांच करा लिया जाता था। गर्भ में पल रहा बच्चा अगर लड़का है तब तो परिवार में खुशी का माहौल, अरे लड़का होगा लड़का होगा। लेकिन गर्भ में पल रहा बच्चा अगर लड़की है तो उसे गर्भपात करा दिया जाता था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि गर्भ में ही शिशु का हत्या कर दिया जाता था। जैसे ही लड़की पता चला तो शिशु का हत्या। इसका एक सबसे बड़ा कारण दहेज प्रथा भी था और है। ठीक है ना, जैसे ही लड़कियों का जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है कि अब तो भाई हमको बहुत ज्यादा तिलक दहेज देना पड़ेगा। लड़कों का शादी, ये मतलब लड़कों का जन्म होता है, अरे अब तो हमारे घर में खूब तिलक आएगा। कितना तिलक आएगा भाई? पता चलता है कि लोग तो भाई यहाँ तिलक दहेज के चलते बचपन में खूब खुश हुआ कि हमारे घर में खूब तिलक आएगा, लड़का का जन्म हुआ है, पता चला कि लड़का वो अपने से शादी कर लिया जाकर के, ले 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 तिलक खूब एकदम बोड़ा भर भर के। ठीक है ना, है? यानी कि बस एक मानसिकता बन गया है, बस एक मानसिकता है कि लड़का है तो भाई हमारे घर में खूब पैसा, लड़की है तो पैसा जाएगा, लड़का है तो पैसा आएगा, ये मानसिकता बन गया है। ठीक है ना, पहले लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता था, लड़कों को खूब पढ़ाया जाता था, लेकिन आज बहुत सारे माता पिता जब खुद पढ़े लिखे, खुद शिक्षित हुए तो लड़कियों को भी ऊंची शिक्षा दे रहे हैं। और आज लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। ये आमिर खान की फिल्म का एक डायलॉग सुनते होंगे, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि है? तो आज छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और जहां तक बात करें पुरुषों का ये और महिलाओं का, तो काम करने के मामले में भी महिलाएं ज्यादा एक्टिव होती हैं। महिलाओं के कार्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वह ध्यान रखिएगा, महिलाओं के कार्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। संसद और विधानमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी बहुत कम है। आप लोग नेता देखते हैं लेकिन नेत्री के को देखते हैं, नेता खूब देखते हैं, नेत्री दो चार को देखिएगा, इससे ज्यादा नहीं देखिएगा। तो कई जगह पर आज स्पष्ट तरीके से लैंगिक विभेद देखा जाता है। ठीक है ना, कई जगह पर आज भी स्पष्ट तरीके से लैंगिक विभेद देखा जाता है। ठीक है ना बाबू, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो लैंगिक विभेद को बहुत सारे बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है, लैंगिक विभेद को बहुत सारे स्पष्ट बिंदुओं से समझा जा सकता है। देखिए, निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। पहला, भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। अभी आपको बताए कि भाई भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों का संख्या कम हुआ है, लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है ना, परीक्षा में भी कई बार सवाल आता है कि भ्रूण हत्या किसे कहते हैं, तो उसका जवाब आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे कि लिंगानुपात घट रहा है। लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है और उनकी शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। लड़कों के शिक्षा पर खूब ध्यान दिया जाता है, जबकि लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। उच्च शिक्षा और उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक काम करती है, फिर भी उनके कार्य को उचित महत्व नहीं मिलता है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा काम करती है, फिर भी उनके कार्य को उचित महत्व नहीं मिलता है। संसद और विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। यानी कि आज भी लैंगिक विभेद बहुत ज्यादा है, आज भी लैंगिक असमानता बहुत ज्यादा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे भ्रूण हत्या का। एक सवाल जो कि परीक्षा में कई बार आ जाता है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। अब टॉपिक खत्म हो गया है हमारा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर 2-4 को बच गया है, जिसको हम लोग देख लेंगे और हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ बाबू, बस क्वेश्चन आंसर 2-4 को बचा है, उसको देखेंगे और चैप्टर समाप्त। क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे, यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। देखो भाई,
भ्रूण हत्या में क्या होता था कि अल्ट्रासाउंड के जरिए, अल्ट्रासाउंड एक जांच होता है, उस जांच के जरिए यह पता कर लिया जाता है कि मां के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है कि लड़की। ठीक है ना। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझ करके गर्भपात करा दिया जाता था, यानी कि बच्चे को जब पेट में बच्चा इतनी को है ना, उसी समय उसको मार दिया गया, उसी समय उसको दवाई खिया करके जान मार करके शरीर से बाहर कर दिया गया। ठीक है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 ईस्वी में एक अधिनियम भी पारित किया जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहते हैं। सरकार इस चीज को रोकने के लिए एक नियम कानून लाया, भ्रूण हत्या अधिनियम 1971 में, लेकिन यह सफल नहीं हुआ, सफल होगा भी नहीं, क्योंकि आम लोगों की सोच जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं सफल होना है। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा, जब तक आम लोगों का सोच नहीं बदलेगा तब तक सफल नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा, भ्रूण हत्या क्या है? मां के गर्भ में ही बच्चे के लिंग की जांच कराकर अगर बच्चा लड़की हो तो उसकी हत्या कर देना ही भ्रूण हत्या कहलाता है। समझ में आया बाबू? भ्रूण हत्या समझ में आया हो तो एक बार जल्दी से डबल सी आप लोग लिखिए, तब इसके आगे बढ़ेंगे हम। अगर आपको भ्रूण हत्या समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से लिख दीजिए कि हाँ सर जी समझ में आ गया है, जल्दी जल्दी से। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब देखो यहीं से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और जो परीक्षा में कई बार आता है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि भारत में स्त्रियों के साथ कहां कहां पर भेदभाव किया जा रहा है, यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। भारत में महिलाओं के साथ कहां कहां पर भेदभाव किया जा रहा है, यह क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो हम लिखेंगे कि भारत में आज भी महिलाओं के साथ जीवन के कई क्षेत्र में भेदभाव किया जा रहा है। आज भी महिलाओं के साथ जीवन के कई क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है। लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खान पान पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की तुलना में लड़कों पर, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे खान पान की बात करें, उसमें क्या बोलते हैं, लड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कई परिवार में लड़कियों को कम अवसर दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा, रोजगार और राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। चाहे उच्च शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें या राजनीति की बात करें, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इसके अलावा महिलाओं को घर और बाहर दोनों जगह अधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। महिलाओं को घर और बाहर दोनों जगह जिम्मेदारी निभाना पड़ता है, इसलिए समाज में महिलाओं को समान अवसर जरूर मिलना चाहिए। महिलाओं को समझा जाता है कि भाई महिलाओं को तो घर में रहना है, महिलाओं को तो खाना बनाना है, क्या जरूरत है महिलाओं को पढ़ाना लिखाना। आज लोग शिक्षित हुए हैं तो लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, लड़कों से ज्यादा आजकल लड़कियां आगे निकल रही है। देखते हैं हर एक वर्ष टॉपर मैट्रिक का आता है, लड़कियां बाजी मार लेके जाती है। लड़के तो भाई अपने अपने अंदाज में लगे हुए हैं, लड़के अपने लक्षण से पीछे नहीं हट रहे हैं और लड़कों को पीछे करके लड़कियां सब आगे बढ़ रही है। प्रत्येक साल लड़कियां टॉपर, लड़कियां टॉपर, लड़कियां टॉपर। काहे नहीं होगी लड़कियां टॉपर भाई? आज समाज में लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लड़कियां चल रही है। अरे लड़कियां तो चांद तक पहुंच गई है, अब तो धरती का बात ही छोड़ दो। ठीक है ना। तो इसलिए लड़कों थोड़ा सा सुनो, ठीक है ना। हर एक मामले में लड़कियां जो है वो अब आगे निकल रही है, लड़कियां किसी भी चीज में पीछे नहीं है। फिर से वही चीज कहेंगे कि हमारी छोरियां छोरों से अब कम नहीं है। ठीक है ना। हमारी बहनी भी अब भाईबंद से कम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू? तो इसलिए समाज में कई जगह पर कई सारे पहलू ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है, और लड़कियों के साथ भेदभाव के कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि लड़कियों में शिक्षा का अभाव है। ठीक है ना। समाज में स्त्रियों का जो ये दयनीय स्थिति बना हुआ है, इसका कारण है, परीक्षा में सवाल भी आएगा कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति का कारण क्या है। आखिर क्यों समाज में लड़कियों का इतना दयनीय स्थिति है? आखिर समाज में लड़कियों का इतना दयनीय स्थिति क्यों है? आज समाज में लड़कियों का इतना दयनीय स्थिति क्यों है? क्योंकि समाज में लड़कियों में शिक्षा का अभाव है। महिलाओं में पर्दा प्रथा आज भी जीवित है।
आज भी महिलाएं पर्दा के पीछे रहना ज्यादा पसंद करती है। अगर पर्दा के आगे आ गई गलती से, घर में 4 गो मेहमान आने, लड़की आगे निकल के आ गई, अरे बाप रे बाप, कितना बेशरम लड़की है, हैं? घर में 4 गो आदमी आयल है और तू पर्दा के आगे आ गई। पर्दा के पीछे रहना चाहिए था ना। यही कारण है लड़कियों को पीछे रहने का, कि लड़कियों में आज भी, महिलाओं में आज भी पर्दा प्रथा है। यह प्रचलन है समाज में कि महिलाएं जो है वो पर्दा के पीछे रहेंगी। एक बात बताओ, आज जो लड़की बेरोजगार है, एकदम लॉजिकल जरा सोच करके देखिएगा, जो लड़की बेरोजगार है, जो लड़की कोई नौकरी नहीं कर रही है, पर्दा प्रथा सिर्फ उसी के लिए है। लेकिन जो लड़की नौकरी कर रही है, पर्दा प्रथा उसके लिए नहीं है। आज शादी हुआ, 2 दिन के बाद वो चली गई नौकरी पे, आराम से नौकरी कर रही है, पर्दा के पीछे घूंघट तान करके नौकरी नहीं करती है, वो बिंदास होकर के नौकरी करती है। लेकिन जो कोई नौकरी नहीं कर रही है, घूंघट वही तान करके रहती है, पर्दा प्रथा वही करती है। इसलिए कहते हैं मेहनती बनो, कुछ रोजगार पाओ। देखो कैसे ये सब पुरानी परंपरा खत्म होती है, पर्दा प्रथा की परंपरा खत्म होती है। ठीक है ना। अच्छा, लड़कियों में दयनीय स्थिति, लड़कियों के समाज में दयनीय स्थिति का एक कारण यह भी है दहेज प्रथा। आज लड़कियां और लड़के में अंतर का एक सबसे बड़ा कारण यह है दहेज प्रथा। आज जब लड़के शादी करते हैं तो खूब दहेज की मांग करते हैं, और लड़कियां भी खूब दहेज देती हैं। लड़की के माता पिता खूब दहेज देते हैं। क्यों दहेज देते हैं? लड़का बढ़िया चाहिए, लड़का होनहार चाहिए, लड़का हमको पढ़ा लिखा चाहिए, लड़का हमको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। और लड़का सरकारी नौकरी वाला के गो है आज समाज में, हैं? तो खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं भाई। सरकारी नौकरी में लड़का है तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख। ये क्या है भाई? हमको एगो बुलेट चाहिए तो हमको एगो स्प्लेंडर चाहिए, तो हमको एगो 4 व्हीलर चाहिए, तो हमको एगो थार चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, एगो कुछ भी मांग लो। तो दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं आप एक चीज देखिएगा, अगर लड़की भी नौकरी करने वाली हो तो वहां पर दहेज नहीं देखा जाता है। इसलिए लड़कियों को कहते हैं कि बार बार तुम लोग पढ़ लिख करके नौकरी लो, तब ये सब चीजें खत्म होगा, तब ये सब दहेज प्रथा खत्म होगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी, लड़कियों का समाज में दयनीय स्थिति का एक बड़ा कारण है बाल विवाह, जो कि अब नहीं होता है। सती प्रथा, जो कि अब नहीं होता, खत्म हो गया। नहीं तो पहले बाल विवाह, बचपन में ही बच्चियों का विवाह हो जाता था। सती प्रथा, अगर किसी भी लड़की का हस्बैंड मर गया हो, पति मर गया हो, तो पति के साथ उसको जला दिया जाता था। यह सब कारण था लड़कियों को समाज में पीछे रहने का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बाबू, समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति का क्या कारण है? यह क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। ठीक है ना। समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति का क्या कारण है? तो लिखेंगे समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के 4 उत्तरदायी कारण हैं। पहला, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। महिलाओं में आज भी पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह और सती प्रथा। यही सब कारण है जिससे कि महिलाओं का स्थिति समाज में आज भी खराब है। समझ में आ गया बाबू? समझ में आया आप लोगों को? बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? गर्दा उड़ा दिया आज तो आप सर। अच्छा, अरे हम डेली गर्दा उड़ाते हैं भाई, खाली आज गर्दा उड़ाए हैं? पढ़ाने में हम डेली गर्दा उड़ाते हैं, पीछे नहीं हटते हैं पढ़ाने में। ए मर्द, ई कौन आदमी है जी? ई कौन? इसको ब्लॉक करने दो। ई बताओ ना, आरक्षण टॉपिक हम कभी पढ़ा दिए? ये हमारा गलत सही कर रहा है कि सर आप गलत पढ़ा दिया, आरक्षण ऐसे है तो ऐसे है। अरे जो हम किताब में जो पढ़ाए हैं, ठीक है ना, अब तू हमको सिखा रहा है कि आप गलत पढ़ा दिए, ई पढ़ा दिए। नाम के लिए आरक्षण है तो नाम के लिए SC ST। हमको उतना राजनीतिक नहीं करना है। ठीक है ना। आप 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए टाइम आउट रहिए, बाहर रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। अब जो टॉपिक में हम वो पढ़ाए हैं, हम पर्सनल कुछ थोड़े ना पढ़ा रहे हैं। जो किताब में हम वो चीजें पढ़ा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया बाबू? किताब में वाला चीजें पढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और बच गया है जिसको कि हम लोग तुरंत देख लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है बाबू, ये वाला देख लीजिए ध्यान से। इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, या फिर देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? बिहार के विकास में महिलाओं का योगदान बताइए तो, या देश के विकास में। तो लिखेंगे चाहे देश हो चाहे बिहार हो,
उसके विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाएं आज शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, विज्ञान, खेल, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में पुरुषों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। अच्छा, एक बात बताओ, हमें चिकित्सा से याद आया, जो गार्जियन अपने बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जो गार्जियन अपने बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो अगर जीवन में कभी महिला पुलिस की मांग करें, महिला डॉक्टर की मांग करें, तो उनको जवाब देना चाहिए कि भाई अगर इतना ही जरूरत महिला डॉक्टर का है, इतना ही जरूरत महिला पुलिस का है, तो अपनी बेटियों को क्यों नहीं आगे बढ़ने देते हैं। ठीक है ना। कुछ गार्जियन को हम ऐसा देखे हैं जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाने देंगे, अपनी बेटी को कहेंगे कि ना हमारी बेटी बिहार पुलिस में नहीं जाएगी, हमारी बेटी बिहार पुलिस का नौकरी नहीं करेगी, लेकिन जब उनके घर में हाँ, ठीक है ना बाबू, ध्यान। हाँ, कई सारे गार्जियन को हम देखे हैं कि अपनी बेटियों को नहीं आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जब उनके घर पर पुलिस आएगा तो क्या कहेंगे, हमरे घर में महिला पुलिस, हमरे घर में महिला है, देखिए महिला पुलिस को ये अंदर जाने देंगे। अरे भाई, अपनी बेटी को तो बिहार पुलिस नहीं बनाते हैं, फिर महिला पुलिस की मांग काहे करते हैं, हैं? तो भाई इसलिए कहते हैं बेटी को आगे पढ़ाओ, एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेगी। ठीक है ना। तो इसलिए बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं कि देश और विकास, देश और बिहार का बात हो तो आज महिलाएं शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, खेल, राजनीति, अन्य क्षेत्रों में पुरुषों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। वे परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ समाज और देश के विकास में भी भागीदारी करती हैं। बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया गया है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। इसलिए महिलाओं का योगदान देश और राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि महिलाओं का योगदान जो है वो देश के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। समझ में आया बाबू? हाँ, देश के विकास के लिए महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब सबसे लास्ट एक दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन ये है कि भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है। यानी कि आज भारत में कितनी महिला है जो लोकसभा में, विधानसभा में नेत्री बनकर के बैठी हुई है। नेता का स्त्रीलिंग शब्द होता है नेत्री। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आज भारत में कितनी महिलाएं हैं जो नेत्री बनकर के बैठी हैं, जिनको कि मौका मिला है विधायक बनने का, सांसद बनने का, मंत्री बनने का? कितनी महिलाएं हैं, उनकी स्थिति क्या है? तो हम लोग लिखेंगे कि राजनीति में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है, इसलिए विधायिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व भी कम है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही चुनाव लड़ने का या वोट देने का अधिकार था। पहले तो महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, खाली पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन 1918 में पहली बार इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1918 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। भारत में 1919 में महिलाओं को वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। यानी कि यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहां मिला? इंग्लैंड में। कब मिला? 1918 में। ध्यान रखिएगा। लेकिन आज भी भारत के विधायिका, चाहे संसद हो चाहे विधायक हो, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो काफी कम है। भारत की वर्तमान 16वीं लोकसभा में 11% महिला प्रतिनिधि हैं। परीक्षा में सवाल आएगा 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या, तो बताइएगा सिर्फ 11%, और राज्यसभा में 9%, और विधान मंडलों में 4% ही महिला प्रतिनिधि है। सोचिए, 100 आदमी में सिर्फ 4 आदमी जो है वो महिला है। 100 में से सिर्फ 4, 100 में से सिर्फ 11, और बाकी जो है वो 89 क्या है? पुरुष है। यानी कि आज भी हमारे मंत्रिमंडल की बात किया जाए, आज भी हमारे विधायकों की बात की जाए, आज भी चाहे संसद हो, चाहे ये विधानमंडल हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे क्या उसको बोलते हैं, विधानसभा हो, सब जगह पर महिलाओं की संख्या कम है। हालांकि भारत के स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा चुका है। महिलाओं को पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, महिलाओं को पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया है, और संसद और विधानमंडल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन है। आशा है कि आगे आने वाले समय में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में काफी वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आगे आने वाले समय में महिला प्रतिनिधियों की संख्या जरूर बढ़ेगा, इस बात को याद रखना है।
ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों विधायिका महिला के प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फाइनली आपका ये चैप्टर आज यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया, द एंड हो गया। फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। पहला नंबर चैप्टर बाबू हम लोग समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। तो पहला नंबर चैप्टर खत्म। तो अब हमारा सिविक्स प्यारे बच्चों समाप्त हो गया है, सिविक्स अब हमारा खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब हम अगली क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी, ये ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, सब्जेक्टिव तो पूरा हम लोग देख ही लिए हैं, ठीक है ना। अच्छे तरीके से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट का शुभारंभ हम लोग करेंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा सिविक्स का भी एक चैप्टर सोशल साइंस में समाप्त हो गया है। तो अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आओ प्यारे बच्चों, अब आज की इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।